लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन में एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि शुरुआत होगी असाइल को एंजाइम ए से और ये कन्वर्ट होता है एसिटिल को एंजाइम ए में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का, जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूनिट 3 है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है मेटाबॉलिज्म से। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काफ़ी इजी था, इसके मुकाबले ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है ये भी मैं बताऊंगी, पूरे चैप्टर में क्या क्या सिलेबस आपको गिवन है। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया प्लस के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी की लिंक्स दी गई है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, क्योंकि जो भी पीडीएफ्स इनके होते हैं या फिर कोई भी अपडेट्स आती है, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो वो आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ ब्रैकेट में इन्होंने लिखा भी हुआ है पामिटिक एसिड। इसका आपको बीटा ऑक्सीडेशन बताना है कि किस तरीके से होगा। फिर है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज और कीटो एसिडोसिस, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। इसके अंदर भी पामिटिक एसिड ही आपको बनाकर दिखाना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पामिटिक एसिड। फिर है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और इसका कन्वर्जन स्टेरॉइड हार्मोन्स, बाइल एसिड एंड विटामिन डी में, यानी ये सारी चीज़ें किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल से बनती है। फिर डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लिवर और ओबेसिटी, ये 4 आपको इसके अंदर चीज़ें बतानी है। क्लियर? तो ये है आपका पूरा सिलेबस यूनिट 3 का लिपिड मेटाबॉलिज्म का। क्लियर है? आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लंबा पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, तो आज मैं सिर्फ यही आपको कराऊंगी, ठीक है। और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से जो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड का, स्पेशली पामिटिक एसिड का, वो होता है। देखिए, जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसका मतलब क्या है, पहले ये मैं आपको समझा देती हूँ कि इसकी शुरुआत किससे होती है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है। देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन में एक सिंपल सी बात याद रखेगा कि शुरुआत होगी असाइल को एंजाइम ए से और ये कन्वर्ट होता है एसिटिल को एंजाइम ए में, ठीक है। ये पूरी की पूरी रिएक्शन है। अब जितनी आसान ये आपको दिखाई दे रही है उतनी आसान है नहीं। असाइल को एंजाइम ए से एसिटिल को एंजाइम बनाने तक एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जो 3 स्टेप्स में जाकर कंप्लीट होगा और वही सारे के सारे स्टेप्स हमको पढ़ने हैं। क्या तुमने एसिटिल कोएंजाइम में पढ़ लिया है? क्या तुमको इसका इस्तेमाल पता चल गया है कि एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ पर यूज़ होता है? बिल्कुल पता चल चुका है। एसिटिल कोएंजाइम ए ये इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए क्रेब साइकिल में, ठीक है। यूज इन क्रेब साइकिल टू फॉर्म एनर्जी, है ना, टू फॉर्म एनर्जी। क्योंकि अगर आपको याद है क्रेब साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल की जो शुरुआत है वो यहीं से ही होती है, ठीक है। तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए हम लोग बनाते हैं इसी को ही तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहा जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती हैं बीटा ऑक्सीडेशन में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझो, बीटा ऑक्सीडेशन से पहले ये समझिए कि जो लिपिड है वो क्या होता है और लिपिड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है, थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। लिपिड यानी सिंपली फैट्स, हम लोगों को तो यही पता है कि लिपिड यानी फैट, ठीक है। और फैट्स का काम होता है लंबे समय के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। 1 ग्राम लिपिड से 1 ग्राम लिपिड से अप्रॉक्सीमेटली 9 किलो कैलोरीज हमें मिलती है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो यही है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज प्रोवाइड करता है वो है आपके पास लिपिड,
ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हमारी बॉडी क्या करती है, जब आप लिपिड खाते हैं तो इस लिपिड को तोड़ दिया जाता है फैट्स में, ठीक है, ये सिंपली याद रखो, फैटी एसिड में, क्लियर। और इसी फैटी एसिड को कन्वर्ट करेंगे हम लोग अब एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। ये तो प्रोसेस अलग है, लेकिन ये जो फैटी एसिड है ना, इसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। तो पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है काइलोमाइक्रोन्स में, और फिर इसको एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर इसका स्टोर कर लिया जाएगा, और इसी एडिपोज टिश्यूज़ से फिर धीरे धीरे ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है छोटी सी कहानी लिपिड के बारे में। अब हमको सबसे पहले ये समझना है कि लिपिड होते कितने टाइप के हैं, एंड देन ही आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। तो लिपिड बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड या प्रिकर्सर, और कुछ मिसलेनियस लिपिड। अगर बात करें सिंपल लिपिड की, तो शायद से यूनिट 1 के अंदर मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ बायोमोलिक्यूल्स के अंदर लिपिड का पूरा क्लासिफिकेशन। सिंपल में फैट्स और वैक्सेस ये दोनों चीज़ें आएंगी। इसके बाद कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो फॉस्फोलिपिड है ना, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद प्रिकर्सर या डिराइव जो दूसरे लिपिड से मिलकर बने हैं, जैसे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, फैटी एल्डिहाइड, कीटोन बॉडीज, हाइड्रोकार्बन, क्लियर। एंड देन है मिसलेनियस जो 2 टाइप का होता है, स्क्वालिन एंड कैरोटेनॉइड, ठीक है। तो ये तो कुछ है लिपिड का क्लासिफिकेशन। अब जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी देख लो, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, इनके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, लेसिथिन, सिफेलिन, कार्डियोलिपिन, ये सब एग्जाम्पल है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। देन इसके बाद है सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स जो कि ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और लिपोप्रोटीन्स आपको पता ही होगा, LDL, VLDL, HDL, LDL, ये सारे एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन्स के, ठीक है। यही है वो काइलोमाइक्रोन्स जिसको हमारी बॉडी बनाएगी और फिर जाकर इसको स्टोर कर लिया जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में, ठीक है, ये वही होता है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन। देखो, मेन चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन क्या फैटी एसिड सिर्फ इसी टाइप का होता है? नहीं, इसके अलावा भी फैटी एसिड्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ, कितनी लंबाई है चेन की जिससे मिलकर वो बना है ना, तो इसके अंदर आ जाता है आपके पास शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन। कितने टोटल कार्बन एटम्स है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 टाइप का होता है, या तो ऑड या फिर इवन, है ना। ऑड अगर होगा तो इसका मतलब है जो n की वैल्यू है वो 1, 3, 5, 7 ये हो जाएगी। इवन में 2, 4, 6, 8 ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चेन की लेंथ समझ में आ गई, चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम समझ में आ गए। अब नेचर कैसा है चेन का, या तो वो सैचुरेटेड होगा, या तो वो अनसैचुरेटेड होगा, या तो वो ब्रांच्ड होगा, या तो वो हाइड्रोक्सी होगा, कैसी भी इसकी नेचर हो सकती है। और सिंथेसिस इन बॉडी में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ये चीज़ें आ जाती हैं। एसेंशियल है तो बॉडी में नहीं बनेगा, नॉन एसेंशियल है तो बॉडी में ही बनेगा। हमें यहाँ मेन लेना देना है सैचुरेटेड फैटी एसिड से, जिसका एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड, ठीक है, इसके अंदर 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो बस यही पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। चलिए देखो होते क्या हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो ये डिफरेंस होता है, समझ में आया। इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, क्लियर, और उसी को ही हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड के अंदर एक या एक से ज्यादा हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड, ठीक है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, क्लियर है। ये है डिफरेंस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का। अब शुरुआत करने वाले हम चैप्टर के मेन टॉपिक से, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ से कुछ भी समझ ना आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देखोगे, उन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ है कि डिफाइन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से। और इतनी गारंटी मेरी है कि अगर तुमने अच्छे से इसको एक बार या 2 बार पढ़ लिया तो फिर तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी तुम पढ़ोगे आपको लगेगा कि रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अभी बताया मैंने कि 3 मेजर स्टेप्स के अंदर होगा। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? अच्छा, एक और चीज़ कि शुरुआत होती है साइटोसोल से, लेकिन एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये चीज़ याद रखना, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शुरुआत होगी साइटोसोल से, है ना? वो क्यों होगी, कैसे होगी, अभी समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है दैट ओनली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, जिसमें सबसे पहला है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड अकरिंग इन साइटोसोल, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो शुरुआत हुई साइटोसोल से, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और तब जाकर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग स्टेप्स को डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या होता है। पहले एक्टिवेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और फिर एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो स्टेप है उसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो फैटी एसिड है जिसका आपको बीटा ऑक्सीडेशन करना है, यानी एसाइल कोएंजाइम ए को, उसको पहले एक्टिवेट करो। भैया उसको जगाओगे तभी तो आगे का प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, तो पहले स्टेप्स के अंदर फैटी एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है एसाइल कोएंजाइम ए में। ये पहला स्टेप है। यहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होगा, एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज या फिर असाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ मैं लिख कर दिखा रही हूँ आपको। फैटी एसिड को एक्टिवेट करना है असाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एंजाइम या तो आप सिंथेटेज यूज कर लो या फिर आप थायोकाइनेज यूज कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जितनी सीधी ये रिएक्शन दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। कारण क्या है? देखो, रीजन इसका बहुत बड़ा है। रीजन ये है कि ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। ये स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। द रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स एंड रिक्वायर्स एटीपी, कोएंजाइम ए एंड मैग्नीशियम। ठीक है, चलो तो पहला स्टेप, इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट का पहला स्टेप, फैटी एसिड को आप एटीपी के साथ मिलाओगे और यहाँ से बनेगा एसाइल एडिनाइलेट। ठीक है, ये है पहला स्टेप। जब असाइल एडिनाइलेट बन जाता है उसके बाद दूसरे स्टेप में असाइल एडिनाइलेट को आपको एंजाइम ए के साथ मिलाओगे, तब जाकर ये असाइल को एंजाइम ए यहाँ से बनेगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, पहले फैटी एसिड एटीपी के साथ मिलेगा और असाइल एडिनाइलेट बना, फिर इस असाइल एडिनाइलेट को कोएंजाइम ए के साथ मिलाया जाता है और तब यहाँ से असाइल कोएंजाइम ए बनकर तैयार होगा। ये हमें चाहिए था। ठीक है, यही तो हमको चाहिए था, मिल गया है, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो असाइल कोएंजाइम ए आपने बनाया है उसको आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दोगे, लेकिन इसको भेजना इतना आसान नहीं होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाता है। ये लेता है फिर मदद, ये लेता है फिर हेल्प, किसकी? कार्निटीन की। ठीक है, चलिए तो असाइल कोएंजाइम ए जो हमने साइटोसोल, अच्छा ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही होगी? ये होगी साइटोसोल में। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन साइटोसोल। ठीक है, कहाँ होगा? साइटोसोल के अंदर होगा। अब इसके बाद साइटोसोल से उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ असाइल कोएंजाइम ए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि 4 स्टेप्स में जाकर कंप्लीट होता है। घबरा मत जाना कि 4 स्टेप्स, बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले जो असाइल पार्ट है असाइल कोएंजाइम ए का, वो बाइंड करता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है कार्निटीन तक। पहला स्टेप कंप्लीट। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, पहले स्टेप के अंदर जो असाइल कोएंजाइम ए का असाइल पार्ट है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कार्निटीन तक।
ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्शन ट्रांसपोर्टेशन की रिएक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन की रिएक्शंस जो होती हैं उनको कैटेलाइज ट्रांसफरेज कैटेगरी के क्लास के एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही एंजाइम यूज होगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास असाइल कार्निटीन प्रेजेंट है। इसके बाद जो असाइल कार्निटीन है वो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, चलिए पूरी रिएक्शन लिख दे रही हूँ। असाइल कार्निटीन किसकी हेल्प से? ट्रांसफेरेज की हेल्प से। ठीक है, असाइल कार्निटीन को अब ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक बाय अ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो इनको ये जो बनाया आपने इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये इजीली क्रॉस कर जाता है उस लेयर को, उस मेम्ब्रेन को, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि अब कार्निटीन यहाँ पर लगा हुआ है। अरे ऐसे है, देखो अगर आपको मान लीजिए कि आपको आपके फ्रेंड के घर पे कोई भी चीज़ भिजवानी है लेकिन आप डायरेक्ट नहीं भिजवा सकते हो, तो आप वहाँ पर रहने वाले किसी भी पर्टिकुलर इंसान की हेल्प ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है। अब जिसके थ्रू आपने भिजवाया है वो चीज़ भेजने के बाद वहीं थोड़ी ना रह जाएगा, वापस आएगा वो। यहाँ भी वही होगा, कार्निटीन की हेल्प से आपने असाइल कोएंजाइम को अंदर तो भिजवा दिया, लेकिन क्या कार्निटीन फिर वहीं रह जाएगा? नहीं, कार्निटीन बाहर आ जाएगा, उसका इस्तेमाल फिर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ होगी थर्ड स्टेप के अंदर। कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज सेकेंड कन्वर्ट असाइल कार्निटीन टू असाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये जो आपने बनाया असाइल कार्निटीन इसको हम कन्वर्ट करते हैं असाइल कोएंजाइम ए में। वही चीज़ है, सेम है, क्योंकि हमको इसी की तो ज़रूरत है। इसको कौन करेगा? इसको करता है असाइल ट्रांसफरेज सेकेंड कैटेलाइज। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई हमारी थर्ड। अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में असाइल कोएंजाइम ए पूरी तरीके से बन चुका है। तो जो कार्निटीन आपने वहां रिलीज किया उसको आप वापस साइटोसोल में भेज दोगे ताकि दोबारा से उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, ये होता है दूसरा स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन का। क्लियर है? दोबारा इसको देख लेना पीछे जाकर, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में असाइल कोएंजाइम ए आ चुका है, तो यहाँ पर प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा। पहले असाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन या फिर ऑक्सीडेशन, या फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन आप इसको कहो, फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, चलिए फिर ट्रांस इनोइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए में इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज की हेल्प से। क्लियर? फिर इसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए में। ये जो स्टेप है इसको आप कहेंगे सेकेंड ऑक्सीडेशन या सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन या सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन। मैं डिटेल में भी आपको ये सारे स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है, और फिर होता है क्लीवेज। क्लीवेज में जो कीटो असाइल कोएंजाइम ए आपने बनाया है ये दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, असाइल कोएंजाइम ए एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए को आप यूज़ कर लोगे क्रेब्स साइकिल में एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, यूज़ इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल, और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा दोबारा से यूज़ होने के लिए। ठीक है, तो ये है प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा होगा। क्लियर? अब डिटेल में सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला है ऑक्सीडेशन। असाइल कोएंजाइम ए का डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है FAD डिपेंडेंट फ्लेवो एंजाइम की हेल्प से, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिखवा चुकी हूँ, डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, दूसरे स्टेप में होता है हाइड्रेशन, जिसमें इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज की हेल्प से हाइड्रेशन होता है डबल बॉन्ड का, ताकि आप बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए बना सको। ये देखो ये, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, और ये है क्लीवेज। चलिए तीसरे स्टेप के अंदर अगेन होता है सेकेंड ऑक्सीडेशन या सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन।
क्लियर। बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, जिसके अंदर सेकेंड ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ से NADH का फॉर्मेशन भी होगा। याद रखना, सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन में NADH का फॉर्मेशन भी होता है और यहाँ से बनेगा बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। एंड फाइनली क्लीवेज की हेल्प से जो बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए है, यहाँ से 2 फ्रेगमेंट रिलीज हो जाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड असाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और ये होता है बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए थायोलेज की हेल्प से कैटेलाइज। चलिए, तो ये है पूरा का पूरा आपका प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड का। ठीक है, रिएक्शन यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है। अब इसके एनर्जेटिक्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें बनेंगी, कितना ATP यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है जी, चलो अब ध्यान से सुनना। देखिए, जो पामिटिक एसिड है, पहले एक चीज़ याद रखो, पामिटिक एसिड एक 16 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 16 कार्बन का कंपाउंड है। पामिटोइल कोएंजाइम में 16 कार्बन का कंपाउंड है। ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के लिए 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन करेगा। याद रखना, बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट 7 बार होगा अगर आपको पामिटिक एसिड को पूरी तरीके से कन्वर्ट करना है एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो टोटल रिएक्शन जो होगी वो 7 बार रिपीट होगी। यानी एक रिएक्शन में अगर एक ATP बन रहा है तो एंड ऑफ द रिएक्शन आपको 7 ATP देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आई बात? ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें बनती है? 8 एसिटिल कोएंजाइम ए, 7 NADH और साथ ही FADH2। ठीक है, चलिए यहाँ से एक और चीज़ याद रखना, एक NADH का मतलब होता है या तो आप इसको 2.5 ATP लेकर चलते हैं या फिर 3 ATP के इक्वल लेकर चलेंगे। ठीक है, और एक FADH2 का मतलब है 1.5 ATP या फिर 2 ATP। अगर इसको लेकर चलोगे तो टोटल ATP अलग आएगा, इसको लेकर चलोगे तो ये मैं करवाऊंगी आपको। ये भी आप कर सकते हैं, आप खुद से ही कर सकते हैं। मैं बता भी देती हूँ कि 106 ATP यहाँ से बनेंगे अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो। ठीक है, और अगर यहाँ से बनोगे, ये मैं थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको फिर ये भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो ये है सारे के सारे प्रोडक्ट, कितना अमाउंट उनका बन रहा है, ATP कितने पर मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड देन टोटल ATP। चलिए, FADH2 7 बन रहे थे। एक FADH2 का मतलब होता है 2 ATP, तो इसके हिसाब से 14 ATP FADH2 से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखना, एक पामिटिक एसिड को पूरी तरीके से इसको इस्तेमाल करने के लिए बीटा ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शंस होती हैं वो 7 बार होंगी और उन्हीं 7 के अकॉर्डिंग ये पूरी टेबल मैंने बनाई है। ठीक है, इसके बाद NADH2 7 बनेंगे। एक NADH2 का मतलब है कि 3 ATP, तो इसके अकॉर्डिंग 21 ATP यहाँ से मिलेगा। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए 8 बन रहे हैं, तो एसिटिल कोएंजाइम ए 8 यानी TCA साइकिल के अंदर ये 12 ATP जनरेट कर रहे होंगे ATP। ठीक है, अब 12 बन रहे हैं तो 8 × 12 = 96 ATP। ठीक है, यहाँ से अगर आप टोटल करो इसका 131 आएगा और क्योंकि आपने 2 ATP खर्च भी कर दिए हैं इसीलिए टोटल ATP जो जनरेट होंगे यहाँ से दैट इज़ 129 ATP। अगर कोई आपसे पूछे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड, इसके लिए कितने ATP जनरेट होते हैं, नेट गेन ऑफ ATP, दैट शुड बी 129। ठीक है, क्लियर हो गई है? ये है पूरी एनर्जेटिक्स की साइकिल जो कि आपको इसमें याद रखनी है पामिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में। ठीक है, इसको अगर आपने एक बार समझ लिया, याद कर लिया, समझ लो, बस याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। आज इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कीटोजेनेसिस और उसी के साथ ही साथ जो डी नोवो सिंथेसिस है फैटी एसिड यानी पामिटिक एसिड का, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी ईजी ही है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद फार्मेसी इंडिया प्लस।